तो दोस्तों आज हो गया है 13 जुलाई 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार में रविवार को 36 जिलों में 1267 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई। राजधानी पटना में सबसे अधिक 177 संक्रमित मिले हैं। इस प्रकार अब राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,305 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अररिया में 14, अरवल में 11, औरंगाबाद में 21, बांका में 4, बेगूसराय में 76, भागलपुर में 81, भोजपुर में 40, बक्सर में 27, गया में 35, पूर्वी चंपारण में 13, गोपालगंज में 22, जमुई में 9, जहानाबाद में 14, कटिहार में 46, खगड़िया में 11, लखीसराय में 29, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 6, मुंगेर में 61, मुजफ्फरपुर में 62, नालंदा में 78, नवादा में 76, पटना में 177, पूर्णिया में 7, रोहतास में 29, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 24, सारण में 47, शेखपुरा में 11, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 13, सिवान में 98, सुपौल में 10, वैशाली में 36 और पश्चिमी चंपारण में 54 नए संक्रमित मिले हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, इस साल अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कोरोना महामारी के कारण चुनाव को टालने की बात भी आ रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार जोर देकर कह रहे हैं कि ये चुनाव के लिए सही समय नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाएं, लेकिन चुनाव के लिए ये बिल्कुल भी अनुकूल समय नहीं है। एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से यह बीमारी फैल रही है, मेरी राय है कि चुनाव कराने का यह उपयुक्त समय नहीं है। उसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार को लगता है कि कोरोना एक संकट है तो स्थिति में सुधार होने तक चुनाव को टाला जा सकता है, लेकिन अगर उन्हें कोरोना का कोई समस्या नहीं है तो चुनाव पारंपरिक तरीके से होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव हो तो सभी दलों के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो, साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेन और रैली के लिए भी अनुमति दी जाए। बीजेपी और जेडीयू पूंजीपतियों की पार्टी है और उनके पास पूरा संसाधन है। ऐसे में चुनाव प्रचार के माध्यमों पर रोक लगाना लोकतंत्र में चुनाव कराने के हिसाब से अनैतिक होगा। आरजेडी नेता ने कहा कि चुनाव टालने के कारण उपजी स्थिति में संवैधानिक द्वैत के लिए राष्ट्रपति शासन लगाकर एक अंतरिम व्यवस्था की जा सकती है। आज की तीसरी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के अभी तक 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इसमें गया के वजीरगंज और इमामगंज विधानसभा भी शामिल है। आपको बता दें कि वजीरगंज विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना सदस्यता अभियान कार्यालय भलवाई मोड़ तरवा बाजार में वर्चुअल उद्घाटन प्रदेश युवा मजलिस के महासचिव वजीरगंज सदस्य अभियान प्रभारी मोहम्मद आफ्ताब खान की अध्यक्षता में युवा मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद ने किया। इस अवसर पर प्रभारी अफजल आलम और मोहम्मद कामरान खान मौजूद रहे। इंटरनेट के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मजलिस कभी भी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर और एपीजे अब्दुल कलाम के सपने को साकार करने के लिए ये चुनाव लड़ने की जा रही है। आपको बता दें कि आदिल हसन आज़ाद ने कहा कि गया की धरती महात्मा बुद्ध, भगवान विष्णु और सूफी हजरत अता हुसैन फ़ानी रहमतुल्लाह अलैह की धरती है, जिसने पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया और मुझे आशा है कि गया की धरती से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संदेश भी देश में पहुंचेगा। आदिल हसन आज़ाद ने कहा कि मगध में कुछ और सीट बढ़ेगी, जिस पर अभी सर्वे चल रहा है। इस काम की जिम्मेदारी मोहम्मद आफ्ताब खान को दी गई है। वजीरगंज विधानसभा प्रभारी मोहम्मद आफ्ताब खान ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा बुद्ध का अटूट रिश्ता है और यहीं से बाबा साहब अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने गया के वजीरगंज और इमामगंज में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार किया जा सके। आज की चौथी बड़ी खबर, जापसर में पप्पू यादव ने मजदूर के मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बांट रहे थे दिल्ली में और मजदूरों पर जब लाठी गोली चल रही थी तो एक डिब्बा बिस्कुट नहीं बांटे। 20,78,000 मजदूरों को एक महीना का राशन पप्पू यादव को पहुंचाना पड़ा दिल्ली में। 22,000 अकाउंट में बाय चेक पेमेंट। कोटा के सारे बच्चों को 2,87,00,000 रुपये में 7 ट्रेन लगवाना पड़ा। जब बिहार सरकार ने हाथ खड़ी कर दी, 1 रुपया बिहार सरकार ने नहीं दी। क्वारंटाइन में रहने वाले कम ही लोगों को 500 रुपया भी नहीं मिला। 14 अप्रैल के बाद कुछ लोगों को 1,000 रुपया मिली, जिसका शेयर प्रत्येक दिन 2 रुपया 80 पैसा पड़ा। उसके बाद न तो एक कनवा दाल मिली और न ही कोई रुपया मिला। इतनी पागलपन
बिहार के 12 करोड़ की जनता में लगभग 7 करोड़ जनता 6 करोड़ बाढ़ से प्रभावित। 15 सालों में जो सरकार नेपाल से बात न कर सकी। आज की पांचवी बड़ी खबर नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र के साथ ही साथ उत्तर बिहार में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद बाढ़ कटाव की स्थिति विकराल होते जा रही है। चंपारण, मिथिलांचल, कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। सुबह की अधिकांश नदियां लाल निशान के पार कर गई है। कोसी, बागमती, कमला और गंडक के साथ साथ लाल बकैया, अधवारा आदि कुछ छोटी नदियों में भी उफान देखा जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 50 से अधिक गांव टोले शनिवार को पानी में घिर गए हैं। मधुबनी के झंझारपुर में पुंदराहा के पास कमला बलान तटबंध में हेवी रेन कट के बाद उसकी सुरक्षा में जल संसाधन विभाग की टीम जुट गई है। मुजफ्फरपुर के ओराई कटरा में तटबंध पर बागमती के बड़े जल स्तर का प्रभाव देखा जा रहा है। चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और शिवहर के निचले इलाकों में स्थिति विकट होते जा रही है। पानी से घिरे गांव के लोग बांध और एनएच जैसे ऊंचे स्थान पर तंबू गाड़ शरण लेने लगे हैं। ऊपर से लगातार हो रही बारिश में बाढ़ पीड़ित दोहरी मुसीबत झेल रहे हैं। आज की छठी बड़ी खबर, बिहार के सीमांचल में हर साल बाढ़ आने से खफा हुए ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आज़ाद ने जमकर निशाना साधा है नीतीश सरकार पर। न 10 सर्कुलर रोड में बैठा वो शख्स को चिंता है, ना एक अन्य मार्ग में जो बैठे हैं उनको चिंता है, ना 7 रेस कोर्स में जो बैठे हैं उनको चिंता है तो एक 2000 किलोमीटर दूर बैठा एक शख्स जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसको चिंता है। उसका चिंता होने की वजह एक सबूत यह है कि जाके पता कर लीजिए पार्लियामेंट की गलियारों में कि अगर सीमांचल को स्पेशल स्टेटस का बिल, सीमांचल को आर्थिक पैकेज का मुतालबा अगर किसी ने किया था आज़ादी के 72 साल बाद, तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने प्राइवेट पेपर बिल डाला। और उसके बाद जब सीमांचल में बाढ़ आया था, अगर किसी ने मेडिकल रिलीफ कैंप और 6 मेट्रिक टन जो दवा अगर किसी ने हैदराबाद से ओवैसी हॉस्पिटल और प्रिंस असरा हॉस्पिटल से भेजा था, तो उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। और आपके लिए अगर जद्दोजहद बिहार में अगर कोई शख्स लड़ता है, तो उसका नाम अख्तरुल साहब है, इंजीनियर आफ्ताब साहब है, कमरुल साहब है। इस पूरी टीम को आप साथ दीजिए, सीमांचल के मुस्तकबिल के लिए साथ दीजिए। ये लड़ाई मेरी नहीं है मेरे भाई, एमएलए एमपी बनने की लड़ाई नहीं। वक्त के हुक्मरानों से अगर आंख से आंख मिला के कोई बोलेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकन बोलेगा, रुकन असेंबली बोलेगा, क्योंकि उसको डर है तो अपने अल्लाह से डर है। वो तेजस्वी यादव की दरबारी नहीं करता, वो नीतीश जी की दरबारी नहीं करता, वो नरेंद्र मोदी की दरबारी नहीं करता, वो दीपांकर भट्टाचार्य जी के साथ चाय नहीं पीता, वो शरद पवार के साथ चाय नहीं पीता। वो डरता है तो अपने अल्लाह से और जीतता है जिस संविधान पर शपथ लेता है कि हमारे इलाके की तरक्की हो, हमारे इलाके में पानी नहीं घुसे, हमारे इलाके में बेरोजगार का साधन हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, फैक्ट्रियाँ हो, कल कारखाने हो। क्योंकि आपने देखा है जब तेजस्वी यादव के पिताजी को जब सत्ता मिली थी तो छपरा में रेल कारखाना खुलता है, मधेपुरा में खुलता है, क्योंकि वहाँ से उनको जीत के जाना पड़ता है। नीतीश जी को जब मौका मिला तो उन्होंने नालंदा को संभाला, रामविलास जी ने हाजीपुर को संभाला। मैं सीमांचल की गयूर आवाम बतलाइए, आपने एमजे अकबर को साहब को जिताया, सैयद शाहबुद्दीन साहब को जिताया, तारिक अनवर साहब को जिताया, यूनिस सलीम साहब को जिताया, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को आप यहाँ से आके चुनाव लड़ लिए। ये जो चारागाह लोग समझ गया है जो दिल्ली और पटना में बैठा हुआ कि आओ सीमांचल चले जाओ और हम जीत के आपने सैयद शाहनवाज हुसैन साहब को जिता दिया। ये जो चारागाह समझते हो, चारागाहों को अब नहीं बनना है। अब यहाँ के बेटा, यहाँ की बेटी, यहाँ की माँ, यहाँ की बहन, यहाँ के भाई, यहाँ के बाप को जिताकर भेजिए बिहार के असेंबली में, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पार्लियामेंट में। फिर देखिए कि ये जब इस मिट्टी का उसको दर्द होगा, ज़रूर इस इलाके की आवाज़ उठाएगा। वक्त के हुक्मरानों ने आपके साथ 72 साल नाइंसाफ़ी की है। अगर अब भी वक्त है बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान पर, आप एक हो जाइए, उस संविधान के खातिर एक हो जाइए, अपने हकूक जो आपको मिला है संविधान में उसके लिए एक हो जाइए। इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत आपको न डरा सकती है न झुका सकती है। और हम तो डरते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरते हैं, और हम तो झुकते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह के सामने झुकते हैं। हम ना ईडी से डरते हैं, ना हम ना सीबीआई से डरते हैं, ना सीआईडी से डरते हैं, और ना हम तेजस्वी यादव की दरबारी करना जानते हैं, ना किसी की हम दरबारी करना जानते हैं। हम ना जय तेजस्वी बोलेंगे, हम बोलेंगे तो जय सीमांचल बोलेंगे, जय बिहार बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। हमारे साथ 2 यहाँ के मुकामी लोग हैं, हम चाहेंगे सीमांचल की ज़ुबानी वो भी कुछ बोले, क्योंकि इस मिट्टी का ही आदमी दर्द कर सकता है।
क्योंकि 10 जनपद में जो बैठे लोग उनको यहाँ का दर्द नहीं होगा। जो अमेठी चुनाव खुद हार गया वो आपका दर्द क्या कहेगा। वो खुद जाकर वायनाड जाके चुनाव लड़ा और वायनाड में भी किसकी आबादी थी, माइनॉरिटी डोमिनेंट सीट था, वो सीट पे जीत के वो शख्स जाता है। लेकिन कांग्रेसी गुलाम इस चीज़ को भूलते नहीं हैं। वो कांग्रेसी गुलाम को एहसास नहीं होता है। मैं पूछना चाहता राहुल गांधी जी से कि आप तो बड़ा जनेऊधारी की बात करते हैं, आप तो मानसरोवर यात्रा की बात करते हैं, तो क्यों नहीं उस जनेऊधारी वाली सीट पे चले जाते हैं? क्यों नहीं गुजरात से चुनाव लड़ लेते हैं? क्यों नहीं जयपुर से आपने चुनाव लड़ा? क्यों नहीं आप दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं? क्यों माइनॉरिटी डोमिनेट सीट जाकर केरला में वायनाड से लड़ते हैं? क्यों अमेठी की जनता आपको हरा देती है? जनेऊ दिखाकर जब वोट लेना चाहते हैं तो जनेऊ वाले लोकसभा में जाइए। क्यों आप जाते हैं माइनॉरिटी डोमिनेट इलाका?